हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक और न्यू क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, आपका जो एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है और किस तरीके से काम करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है या मैक्सिमम करना है। ठीक है, वो पहले जान लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर बोला गया है कि मिनिमम करना है, मतलब आपको ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ओके उसको मिनिमम करना। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको आप मिनिमम करोगे। ठीक है, चलो तो देखो आपके पास जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसकी बात करें तो क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 20x1 प्लस 4x2। ठीक है, हो सकता है यहां पर वेरिएबल में x1 x2 के जगह x और y भी दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें दो लाइन चाहिए ना ग्राफ में, तो एक x1 होगा या तो x2 होगा, या तो एक x होगा दूसरा y होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे सॉल्यूशन देकर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए फर्स्ट टॉपिक के अंदर बात करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में देखो आपका जो कंडीशन नंबर 1 है, ठीक है, जो कंडीशन नंबर 1 है उसमें देखो क्या है, 36x1 प्लस 6x2 ग्रेटर देन 108। ओके, यहां पर ग्रेटर देन है, अब इसको इक्वल कर देते हैं, इसको इक्वल कर देते, इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे और इक्वलिटी में कन्वर्ट करके आप उसकी वैल्यू निकाल लो कि अगर x1 और x2, ठीक है, यहां पर वैल्यू निकाल। अब वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो मैंने आपको एक इजी तरीका भी बताया था कि 108 जो है ना वो आपके पास, अब 108 जो है ना दो अलग अलग x1 और x2 के वेरिएबल को मिलके मतलब बनता है। x1 एक वेरिएबल है और दूसरा है x2, और एक वेरिएबल को हमने कुछ 36 से मल्टीप्लाई किया था, दूसरे वेरिएबल को कुछ 6 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अगर इसकी वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं, इसकी वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो ये 108 को 6 से डिवाइड कर दूं, 108 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आ जाने वाला है, 18। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू में अगर 0 कंसीडर करता हूं, मतलब ये 6 की वैल्यू अगर मैं 0 कंसीडर कर लूं कि 6 के साथ मतलब इसको 0 ले लूं, तो फिर इसको मतलब 108 को 36 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 3। मतलब देखो इसकी वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 18, और ये वैल्यू अगर 0 तो ये वैल्यू आपकी आ सकती है 3। जरूरी नहीं है कि आपको 0 लेके ही करना है, लेकिन 0 से जब काम बन रहा है तो आप बाकी का मतलब क्यों सोचोगे। अब हो सकता है कि चलो आपको 0 लेके नहीं करना, आप कोई और वैल्यू लेके करो तो अभी चलेगा, कोई इसका मतलब कोई रूल्स नहीं है यहाँ पर कि आपको 0 लेके ही करना है। लेकिन 0 से काम बनता है तो फिर आप अपने मतलब क्वेश्चन को हार्ड क्यों बनाओगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसा भी ले सकते हो कि यहाँ पर चलो 1 ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया, तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। तो ये 108 में से 36 मतलब 36 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 में से 36 तो निकल गया। देखो इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, अब देखो ध्यान से, मैं आपको हर एक चीज मतलब डिटेल में जाके अभी बता रहा हूं ताकि आपको कम से कम ग्राफ में ज्यादा समझ में आए, मतलब ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो आपको 36x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 108, हो सकता है कि आप यहां पर 1 एज्यूम करो, तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x2 और इधर आ जाएगा 108। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 36 हो जाता है और 6x2 इक्वल टू 108, तो ये 6x2 बराबर 108 और ये 36 सामने चला जाए और ये 6 जो है वो फिर बाद में डिवाइड में हो जाए तो 72 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा।
तो 108 में से 36 माइनस तो 72 डिवाइड बाय आप 6 करो तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखो क्या आंसर आ रहा है, 108 में से 36 माइनस करो और डिवाइड बाय 6 कर दो, क्या आंसर आ रहा है, 12 आ रहा है। मतलब आप चाहो तो यहां पर 0 ना लेके आप ऐसा भी ले सकते हो कि x1 की वैल्यू अगर 1 होती है तो x2 की वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए फिर इतना सॉल्यूशन करना पड़ेगा, जब 0 से काम बन रहा है तो इतना सॉल्यूशन क्यों करना है, ठीक है। मेरा मानना ये 0 से जब काम नहीं बनेगा तब ये हम सॉल्यूशन करेंगे। मतलब ये जो आप करना चाहते हो 1 और 12, मतलब x की वैल्यू जब 1 रहेगी तो x2 की वैल्यू क्या रह जाएगी, 12 रह जाएगी, ठीक है। वो भी चलेगा, अगर उसको भी रखते हो तो चलो उसको भी मैं रखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते, देखो ये मैंने टेम्परेरी आपको समझाने के लिए निकाला, अगर आप नहीं निकालोगे कोई भी 2 वैल्यू निकाल लो तो भी काम बन जाएगा। मतलब 1 2 बहुत हो गया, इनफ है। हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये मिल गया, उसको कनेक्ट करके लाइन बनानी, ठीक है। अब सिर्फ एक पॉइंट को कनेक्ट करके तो लाइन नहीं बन सकती ना, कभी भी कोई लाइन बनानी है तो 2 पॉइंट तो चाहिए ना, तो इसके कारण ये 2 पॉइंट निकाले। अगर आप तीसरा पॉइंट भी निकालोगे तो उसमें कोई गलती नहीं, ठीक है। जितना आप निकालोगे ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर अब ये वैल्यू है 3x1 और 12x2, मतलब देखो दूसरा पॉइंट जो है 3x1 प्लस 12x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 36, ओके। अब इसको क्या करना है, सॉल्यूशन में देखो 3x1 प्लस 12x2 इक्वल टू 36, इसमें x1 और x2, ठीक है। क्या करोगे, अगर यहां पर 36 है और एक वेरिएबल है x1, दूसरा वेरिएबल है x2, x1 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, x2 के साथ 12। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू को अगर मैं 0 कर दूं तो 36 को 12 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। मतलब इधर 0 रखूं तो इधर 3 हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू 0 रख दूं तो 12 के साथ 0 को मतलब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो सकता है, 0, तो बच गया। 36 को 3 से डिवाइड कर लो तो इधर 0 रखूंगा तो 36 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 12 मिल जाएगा, हो गया, इनफ है। अगर आपका 0 से काम नहीं बनेगा तभी जाके आप दूसरी कोई वैल्यू को कंसीडर करो। यहां पर भी अगर आपको 0 नहीं लेना है, दूसरी वैल्यू लेके काम करना है तो कर सकते हो, कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि 0 ही लो। 0 इसीलिए लेते हैं क्योंकि इजी रहता है फिर क्वेश्चन आगे, मतलब सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। इसीलिए 0 पे काम जल्दी हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक तीसरा फंक्शन है। देखो तीसरा फंक्शन क्या है, 20x1 प्लस 10x2 ग्रेटर देन 100। तीसरा क्या है, 20x1 प्लस 10x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। 20x1 प्लस 10x2 इक्वल टू 100, यहाँ पर x1 कर देते और यहाँ पर x2 कर देते। चलो अगर इसको 0 रखूं तो 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि इसको तो 0 कर दिया हमने, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 10। अगर इसको 0 रखता हूं तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो इतना तो सॉल्व करना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। आप स्टेट लेके टीवाई में आए हो तो इसीलिए आए होंगे क्योंकि इन सब में पता है आपको, ठीक है। आप सॉल्व करके भी मतलब लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो कि इधर इसकी वैल्यू 0 रख दो तो ये तो निकल जाएगा, तो बच गया ये 10, सामने जाके डिवाइड कर लो, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिर अगर इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 20 को सामने लेके जाके डिवाइड कर दो, आंसर आ जाता, ठीक है। सिंपल सा है ये प्रोसीजर आपको। चल आगे बढ़ते। अब ये 3 सॉल्यूशन इस तरीके से पहले कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको ये तीनों सॉल्यूशन को इस ग्राफ पे बता देना, ठीक है। अब ग्राफ में बताने के लिए पहले तो आपको स्केल मेजरमेंट लेना पड़ेगा, और स्केल मेजरमेंट लेने के लिए आपको ये देखना है कि x1 के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहाँ जा रही, x1 की जो मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या जा रही, 12 जा रही। मतलब देखो यहाँ पर 12 है,
तो x1 पे मैक्सिमम 12 जा रहा है, तो x2 पे आप देखो तो x2 पे मैक्सिमम 18 जा रहा है। ये एक बार रफली निकाल लेने का, ठीक है, क्योंकि इससे आपको ग्राफ में कहां तक मतलब ग्राफ बनाना है वो आपको पता चलता है। तो देखो ग्राफ में आपको x1 पे 12 लेना है और x2 पे 18 लेना है। तो देखो मैं यहां पर क्या करूंगा, x1 पर 12 ले लूंगा। ओके, तो देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और ये हो गया मेरा x1। और यहां पर 0 लिख के काम कर सकता हूं आगे, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एक सेकेंड, स्क्रीन से बाहर चला जाएगा आपसे। देखो यहाँ पर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 हो गया, बस काफ़ी है, 18 तक जाना है, ठीक है। और ये अपना हो जाएगा x2, तो यहां पर लिख देंगे ये x2 हो गया। तो देखो इस तरीके से आपको पहले ग्राफ प्रिपेयर कर लेना, देख लो हो गया। अब इस ग्राफ को हमें लाइन वाइज ड्रॉ करना है। देखो सबसे पहला लाइन हो जाएगा 1 का, मतलब फॉर्मूला नंबर 1, इसका लाइन बनाएंगे। क्या लाइन बनेगी, तो देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू को एक साथ कंसीडर करना है, ये पूरी वैल्यू को एक साथ कंसीडर करना है। क्या वैल्यू है, x1 पर जब 0 होता है, x1 पर जब 0 होता है तब x2 पर 18 होता है। तो x1 पर 0 और तब x2 पर 18, तो मतलब आपका कौन सा वैल्यू यहां पर रहना चाहिए। देखो ये 0 है तो यहां पर ये 18 है, तो ये वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। ये 0 है तो ये 18 है, x1 पर जब 0 है, यहां पर देखो x1 पर 0 है तो x2 पर 18 है, तो इस तरीके से आपका पहले बन जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट, मतलब ये 2 वैल्यू मिलके आपकी 1 पॉइंट बनती है। यहां पर देखो, ये देखो क्या है, 3 है और 0 है, तो x1 पर 3 है तब x2 पर 0 है, तो देखो x2 पर 0 मतलब ये आ गया 0 और x1 पर 3 मतलब ये 3 हो गया, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 3 और 0, ओके, ये हो जाएगा 3 और 0, और ये अपनी जो वैल्यू हो गई वो 0 और 18 हो गई। पहले हमेशा x1 की वैल्यू लिखी जाती है, तो ये दोनों पॉइंट को आपने प्रेजेंटेशन कर दिया यहां पर। और अगर चलो आपने 0 से लेके नहीं किया होता, तो अगर आपको ये तीसरा पॉइंट भी दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। देखो ये क्या है, पॉइंट क्या है, 1 और 12 है, तो 1 कहां पर आता है और 12 कहां पर आता है, तो देखो 1 यहां पर है, ये रहा, ये 1 है, ठीक है, ये पूरी लाइन है 1 की, और 12 कहां पर आता है, ये रहा 12, तो मतलब ये पॉइंट जो है ना वो बनता है 1 और 12 के लिए, ठीक है, ये पॉइंट बनता है। ओके, तो ये ऐसे भी काम कर सकते हो, मतलब ये पॉइंट आपका मतलब करेक्ट रह जाएगा। ये पॉइंट आपको फिर देखना पड़ेगा, यहाँ पर ये पॉइंट देखना है 1 और 12। ओके, चलो अब देखते हैं इसको, मतलब ग्राफ पे कैसे मतलब इसको प्रेजेंटेशन करना है। अब आपको स्केल लेके दोनों पॉइंट को जोड़ देना है। ओके, ये आपको दोनों पॉइंट को जोड़ देना है। अब आप देखो ये दोनों पॉइंट को जैसे आप जोड़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा
ये देखो यहाँ पर 1 होता है ना, वहां पर भी 12 ही है। देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये लाइन दिख रही है। ये लाइन क्या बताती है कि अगर आप x1 की वैल्यू अगर 1 रखते हो ना, ये x1 की वैल्यू अगर 1 रखते हो ना, तो x2 की वैल्यू क्या आती है, 12 आती है। ये बताता है, ये पॉइंट बताता है। यहां पर भी देखो ऐसे पॉइंट बनता है कि अगर x2 की वैल्यू अगर 2 होती है ना, x2 की वैल्यू अगर 2 होती है ना, तो x1 की वैल्यू अगर 2 होती है ना, देखो x1 की वैल्यू अगर 2 होती है ना, तो x2 की वैल्यू क्या होती है, 6। ये भी आपको बताता है। मतलब आपको सॉल्यूशन पर्पस के लिए कोई भी 2 पॉइंट चाहिए, मतलब एक पॉइंट उधर होना चाहिए, एक पॉइंट यहां पर होगा, तभी जाके दोनों पॉइंट को क्या करोगे, कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन पर्पस के लिए कोई भी 2 पॉइंट चाहिए, वो 2 पॉइंट के लिए आपको यहां पर काम करना है। ठीक है, आप 3 पॉइंट निकालो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन तो वही बननी है जो बनने वाली। ठीक है, चलो अब यहां पर बढ़ते हैं आगे। ये आपका नेक्स्ट लाइन बनेगा, और इस लाइन के अंदर देखो तो ये क्या है, x1 पर 0 है, तब x2 पर क्या है, 3 है। ठीक है, x1 पर 0 है, तब x2 पर क्या है, 3 है, यहां पर आएगा। और ये दूसरे को देखोगे तो ये 12 है, तो x2 पर 0 है, तो x1 पर 12 है, तो मतलब ये यहां पर आएगा। अब इसको बना दो लाइन। चलो, तो ये बन गया लाइन पूरा कंप्लीट। देखो हो गया ये। अब ये दोनों लाइन को अगर आप ध्यान से देखो ना, ठीक है, दोनों फॉर्मूला की जो वैल्यू है, अगर उस दोनों फॉर्मूला में आप देखोगे ना, तो आपको ग्रेटर देन मिलेगा, और यहां पर भी ग्रेटर देन मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो ये लाइन बनाई ना, उसकी कौन सी साइड आपकी करेक्ट रहेगी। आप सोचो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो आपको 2 साइड मिलती है, एक तो राइट साइड, एक तो लेफ्ट साइड। तो यहां पर आपका ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का मतलब हो जाएगा बाहर का एरिया। मतलब ये बाहर का एरिया होगा ना, ये लाइन के बाहर का जो एरिया है ना, वो आपके लिए करेक्ट है, वो आपके लिए करेक्ट है। ठीक है, जो लाइन का बाहर का एरिया है वो आपके लिए करेक्ट एरिया है। और ये जो पिंक कलर की लाइन है, वो भी इसके बाहर का जो एरिया है वो आपके लिए करेक्ट है, क्योंकि उसमें भी ग्रेटर देन है। आप देखो 36 के आगे भी ग्रेटर देन लिखा है, तो आउटर साइड का एरिया रहेगा। इनर साइड का एरिया होता ना, तो आपको लेस देन करके दे देते। मतलब ये फॉर्मूला के आउटर साइड जाना। आप देखो यहाँ पर ग्रेटर देन दोनों में यूज किया है, तो आउटर साइड जाना। ठीक है, यहां पर भी ग्रेटर देन है, यहां पर भी ग्रेटर। अब एक तीसरी लाइन बचती है, वो भी चलो बना लेते हैं। ये तीसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई। अब तीसरी लाइन में देखो क्या करना है। देखो तीसरी लाइन के अंदर आपको उसमें भी ग्रेटर देन है। आप देखो उसमें भी ग्रेटर देन है, 100 का ग्रेटर देन। तो इसका अगर पहले बनाओगे तो क्या बनेगा, x1 पर 0 है और x2 पर क्या है, 10 है। तो x1 पर 0 है, तो x2 पर 10 है, तो x2 पर 10 है। और यहां पर 5 और 0 है। देखो यहां पर 5 और 0 है, x1 पर 5 है, तो x2 पर 0 है। तो x1 पर 5 है, तो x2 पर 0 है, तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 0 है। ये रहा, ये लाइन बनी। और ये दोनों पॉइंट को हमें टच करके एक लाइन बना देनी है। चलो, और ये जब लाइन बनाते हो ना, तो एकदम प्रॉपरली मतलब बनाओगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना आपका लाइन, तो आपके जो वो पॉइंट आएंगे ना, वो आपको ठीक से नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको जो पॉइंट है, इसमें भी आउटर साइड होगा, इसमें भी आउटर साइड होगा। ठीक है, इसमें भी आउटर साइड ही आने वाला। अब देखो ये पूरे ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो सारे एरो क्या डिफाइन कर रहे हैं, कौन सा एरिया को डिफाइन करते हैं। या ना तो देखो ये एरिया आएगा, ना तो ये एरिया आएगा, ना तो ये एरिया, ना तो ये, और ना तो ये, ना ये। सारे आउटर साइड का एरिया डिफाइन कर रहे हैं। देखो आप सारे
लाइन को अगर आप देखते हो तो सभी लाइन जो है वो आउटर साइड के एरिया को डिफाइन करती है। आउटर साइड का एरिया मतलब देखो कौन सा एरिया हो जाएगा, ये जो आउटर साइड का एरिया है ना, यहाँ से ये यहाँ से बाहर का एरिया, यहाँ बाहर का जो एरिया है वो हमारे लिए ग्राफ का रीजनेबल एरिया हो गया। ठीक है, फिजिबल एरिया, ये फिजिबल रीजन हो गया अपना बाहर का एरिया। मतलब समझो यहाँ पर इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये एरिया बताना है आपको एग्जाम में इस तरीके से लाइनिंग करके। ठीक है, जितना भी बाहर का एरिया है वो आपका फिजिबल रीजन हो गया। ठीक है, ये फिजिबल रीजन हो गया। और ये जो जितना भी रीजन है उसके कॉर्नर को आपको डिफाइन करना है। देखो ये मतलब ये कॉर्नर है तो ये मतलब हो गया ए। ठीक है, ये कॉर्नर हो गया ए। यहां पर भी एक कॉर्नर बनता है जिसका डिफाइन है बी। यहां पर एक कॉर्नर बनेगा जिसका नाम होगा सी। और यहां पर एक कॉर्नर बनेगा जिसका नाम हो जाएगा डी। ठीक है, और ये जितने भी कॉर्नर बने उन सभी कॉर्नर को नंबर देना पड़ेगा। देखो ये तो मतलब कौन सा नंबर दे सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू क्या, ये पॉइंट की वैल्यू क्या है। तो यहां पर x2 की वैल्यू 18 है तो x1 की वैल्यू 0 ही होगी क्योंकि 0 की लाइन पे है। देखो तो 0 की लाइन पे है तो ये 18 हो गया। ठीक है, मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे वो उसकी x1 की वैल्यू क्या रह जाएगी 0 और x2 की वैल्यू क्या रह जाएगी 18। ठीक है, चल आगे बढ़ते यहां पर। अब देखो ये बी पे, देखो बी पे क्या वैल्यू बननी चाहिए। बी पे वैल्यू देखो यहां पर 2 है और यहां पर 6 है। ठीक है, तो आप वैल्यू क्या बनाओगे, यहां पर 2 और यहां पर 6। यहां पर क्या वैल्यू बनेगी, ये देखो कौन सी बन रही है, 4 और 2। तो इस तरीके से देखो आपको वैल्यू डिफाइन करनी है। ठीक है, मतलब यहां पर देखो ये 4 हो जाएगा तो ये 4 है तो फिर यहां पर 2। हमेशा पहले x1 की वैल्यू लिखी जाती है, पहले x1 की वैल्यू लिखी जाती है फिर x2 की वैल्यू लिखी जाएगी। अगर x होगा y होगा तो x और y पहले, मतलब पहले x होगा फिर y होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब देखो यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये 2 है। अगर आपने लाइन थोड़ी सी भी इधर उधर बनाई है ना, आपने एकदम लाइन परफेक्ट नहीं बनाई तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा इधर उधर अगर होगा तो ये पॉइंट डिफाइन करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसीलिए मैं सबको यही बोलता हूँ कि जितना हो सके उतना ग्राफ थोड़ा बड़ा बनना चाहिए। स्केल मेजरमेंट पे थोड़ा ध्यान रखना होता है, इसीलिए आपको देखना होता है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जितना हो सके उतनी स्पेस को यूटिलाइज करना है अपने ग्राफ को। और जितना ग्राफ मेरा है ना उतनी ही लेंथ का ग्राफ आपको देंगे। ठीक है, तो हो सके उतना यूटिलाइज करो। देखो वो डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्या वैल्यू का ग्राफ आता है। ठीक है, कोई ऐसा रट्टा मार के नहीं जा सकते कि वहां पर जाके 1 2 3 4 5 6 लेंगे या वहां पर जाके 5 10 15 ही लेंगे। वो डिपेंड कर जाएगा कि आपका ग्राफ जो है वो किस तरीके की वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो लास्ट टाइम पे जो हमने ग्राफ किया था उसमें 5 10 15 था, उसमें हमने एक एक का स्पेस भी, मतलब 1 सेंटीमीटर का स्पेस भी लेफ्ट किया था। यहां पर जरूरत नहीं है क्योंकि अगर यहां पर 1 सेंटीमीटर को लेफ्ट करेंगे ना तो शायद वो 12 तक पहुंचेगा भी नहीं। तो वो तो कॉमन सेंस की बात है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो कोई सिखाने की बात नहीं है। यहां पर 12 हो गया और यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहां पर जो ग्राफ का आउटर साइड का जो एरिया है वो हो गया, मतलब ये पूरा आउटर साइड का एरिया हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मतलब डिफाइन करना है। ओके, अब जाके यहां पर ए बी सी डी मतलब जो फिजिबल रीजन है उनको मतलब आपको यहां पर डिफाइन कर लेना है। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, चल देखो ए बी सी और डी।
ए में क्या वैल्यू आई थी 0 और 18, ठीक है। इधर क्या वैल्यू आई थी डी की 12 और 0 आई थी, ठीक है। और बी और सी की वैल्यू का क्या आई थी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखो बी की वैल्यू 2 और 6 है और यहाँ पर 4 और 2 है, तो यहाँ पर 2 और 6 है और 4 और 2 है, हो गया। तो यहाँ पर ये जो रीजन आया आपका z का, उसकी z की वैल्यू क्या थी, तो देखो z की वैल्यू आपकी मिल जाएगी यहाँ से 20x1 और 4x2, 20x1 और 4x2। इसको यहाँ पर आप लिख दो 20 और 0 और 4 और 18, 20 और 2 4 और 6, ठीक है। मतलब ये वैल्यू पुट करते जाओ x1 के जगह पर और x2 के जगह पर, ठीक है। चलो ये आपका हो गया। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दो और फिर आंसर निकालो। देखो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 4 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाता है, ठीक है। और ये 40 हो जाएगा और ये 24 और ये 80 और 8 और ये 240 और ये 0। इसको टोटल करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा था, मिनिमम पूछा था, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, मिनिमम, क्या आप मिनिमम वैल्यू डिफाइन करो। तो देखो यहां पर मिनिमम वैल्यू कौन सी है इन सब में, 64। मतलब कि ये हो गया कि आपका जो 64 की सामने जो वैल्यू है, मतलब क्या है बी, ये जो बी का वैल्यू है वो आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। मतलब आपको z मिनिमम करना है तो लिखेंगे एट x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू 6, ओके। ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी मिनिमम, ओके। और कितना मिनिमम हो रहा है वो भी डिफाइन कर लो, 64, ओके। मिनिमम हो रहा है, बस खत्म हो गया, ओके। अब देखो यहां पर थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो ये जो ग्राफ है वो क्या बताता है, ये जो ग्राफ जो है वो प्रेजेंटेशन क्या करता है कि ये ग्राफ में यहां पर बाहर की जितनी भी वैल्यू है, मतलब यहां बाहर जितनी भी वैल्यू आप लिखोगे, मतलब यहां पर आउटर साइड की जितनी भी वैल्यू ले लो, मतलब यहां पर जितने भी, मतलब जितनी भी वैल्यू आपके माइंड में जो वैल्यू आती है, जैसे मतलब समझो कि ऐसे देखो यहां पर आउटर साइड की कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे आउटर साइड की मैं मतलब ये वैल्यू ली। अब ये वैल्यू कौन सी है मुझे बताओगे, ये वैल्यू कौन सी हो सकती है। देखो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट किया वो कौन सी वैल्यू का है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है 13 है, ठीक है, 13 है, ओके 13 है ना। यहाँ पर 8 है, ये 8 की वैल्यू है और यहाँ पर 13 की वैल्यू। मतलब ये ग्राफ क्या बताता है कि ये आउटर साइड की जो वैल्यू है ना, ठीक है, वो हमारे सारी कंडीशन को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। आपकी जितनी भी कंडीशन है ना, आपके मतलब क्वेश्चन के अंदर जितनी भी कंडीशन है वो सारी कंडीशन को ये आउटर साइड का एरिया जो है ना वो कंप्लीट करके देगा, ठीक है। और इसमें जितने देखो यहाँ पर हर जगह पर पॉइंट है, आप जितने भी देखो उतने जहां पर देखो वहां पर पॉइंट बनते जाएंगे। मतलब इतने सारे पॉइंट होते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं और ये सारे पॉइंट के अंदर कौन सा पॉइंट ऐसा है, मतलब इतने सारे पॉइंट बनेंगे, आप खुद सोच लो कि यहाँ पर कितने सारे पॉइंट बन सकते हैं आउटर साइड में देखो तो। जैसे मैंने एक पॉइंट तो आपको बताया 18 और 13, हो सकता है ये वाला पॉइंट भी बन जाए, ठीक है, हो सकता है ये वाला भी पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना उसको मिनिमम करके देता है, उसको क्या करके देता है, मिनिमम, एकदम मिनिमम, समझो हो सके उतना मिनिमम करके देता है। तो अगर आप सारे इतने सारे पॉइंट को तो डिफाइन करने नहीं जाओगे ना, मतलब इतने सारे पॉइंट कैसे दिखाने जाओगे, और इतने सारे पॉइंट की कैलकुलेशन को z में रख के फिर थोड़ी देखोगे। उससे बेटर कहने का मतलब ये हो जाता है, ये जो कॉर्नर एरिया है ना, कॉर्नर एरिया ABCD, बस उसको डिफाइन कर लो, उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम कौन है।
बाकी सब में तो मैक्सिमम ही होगा। आप देखो बाकी सब में तो देखोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। आपको देखो ए बी सी डी में से बी पे मतलब मिनिमम हो रहा था आपका जेड, फिर और कोई वैल्यू ही नहीं होगी जहां पर जेड मिनिमम होगा, और कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ना ए होगा ना सी होगा ना डी होगा। और ए और सी और डी के अलावा अगर बाहर के कोई भी पॉइंट लिया ना तो वहां पर आपका पॉसिबल ही नहीं कि मिनिमम होने का चांस है, वहां पर मैक्सिमम ही होगा। समझ में आ रहा? तो ये चीज आपको यहाँ पर ये ग्राफ का प्रेजेंटेशन बता दी, ये एकदम लॉजिकली मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, 8 है और यहाँ पर 13 है। तो आप एक काम करो, 8 और 13 को है ना, 8 और 13 को यहाँ पर 1 2 और 3 में रख के देखो, आपकी जितनी भी कंडीशन है ना वो फुलफिल हो जाएगी, मतलब कंप्लीट होगी। आप चेक करके देख लो ना कि 8 मतलब यहाँ पर वैल्यू रख दो 8, मतलब x1 की वैल्यू रख दो 8 और x2 की वैल्यू रख दो 13, और ये वैल्यू को रख के आप चेक करना कंडीशन 1 भी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि कंडीशन 1 क्या कहती है कि x1 और x2 की वैल्यू रखने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 108 से ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा ही आएगा, आप चेक करना। फिर सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि x1 x2 की वैल्यू रखने से आपकी वैल्यू जो है वो 36 से ज़्यादा आनी चाहिए, तो ज़्यादा ही आएगी। और यहाँ पर थर्ड कंडीशन में 100 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 100 से ज़्यादा ही आएगा x1 x2 रखने पर। देखो चेक करके देखना x1 और x2 रखने पर। इसका मतलब ये हो गया, ये जो मैंने गुलाबी कलर का जो एरिया बनाया ना आपको लाइन करके, वहां से कोई भी पॉइंट को उठा लो, ठीक है, मतलब बोलते हैं रास्ते से किसी को भी उठा लो, यहां से आप उसको रख दो उसमें वैल्यू के अंदर, कंडीशन के अंदर, तो आपकी कंडीशन कंप्लीट ही हो जाएगी। क्योंकि ये एरिया ही तीनों कंडीशन की कॉम्बिनेशन है, तीनों कंडीशन की कॉम्बिनेशन यही है, ठीक है। और उसमें हम सभी पॉइंट को डिफाइन नहीं करने जाएंगे, वरना डिफाइन करने जाओ ना तो बहुत ज्यादा पॉइंट बनेंगे, ये भी पॉइंट बनता है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, कितने सारे पॉइंट बने। क्या सबको थोड़ी डिफाइन करने जाओगे, सबको थोड़ी जेड में रखने जाएंगे, वरना तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहने का मतलब यहाँ पर एक ही बात है कि आप जो कॉर्नर पॉइंट है ना उसको डिफाइन कर लो, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पे ही होगा तो मिनिमम वैल्यू वहीं पर ही होगा। जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कॉर्नर पॉइंट पे ही होता है ए बी सी के पर, और अगर हमको मिल गया बी के अंदर तो और कहीं पे मिनिमम होगा ही नहीं। आप खुद चेक कर लेना, कोई भी वैल्यू मतलब ये पिंक एरिया में से लिख लेना, यहाँ पर बी का जो आंसर है 64 है, उससे कम आंसर पॉसिबल ही नहीं है। आप कहीं पर भी मतलब कोई भी एरिया का मतलब दे लो, हाँ हो सके तो वो गुलाबी एरिया का लेना। फिर आप मतलब ये जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया उस एरिया का लोगे तो मतलब आप तो बोलोगे सर ये तो कम हो रहा है, लेकिन वो एरिया सही एरिया ही नहीं है ना, कंडीशन भी तो देखनी है हमें, ठीक है। तो ये एकदम लॉजिकल प्रेजेंटेशन के साथ आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। तो ये आपका हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पर देख लो आपकी पूरी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स 7 मार्क्स ऐसा पूछते हैं, कभी 7 का होता है कभी 8 का होता है, ठीक है। वो अप डाउन होता रहता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होता है वो किस तरीके से पूछता है वो, ओके। ऑप्शन भी यही मिलेगा, मतलब आपको अगर क्वेश्चन पेपर अगर एमसीक्यू बेस पे नहीं आते आपके, तो आपको पूरा ही क्वेश्चन अगर पेपर करना है तो मतलब इसका ऑप्शन में यही आता है, मतलब उसका ऑप्शन आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना, इसको करना पड़ेगा। और देखो हो सके ना तो इस बार क्वेश्चन इजी ही पूछेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, मतलब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, क्योंकि देखो उनको भी पता है कि आप लोग की मतलब स्टडी जो है वो ऑनलाइन हुई है, ठीक है। मतलब आपके साथ इतना भी गलत नहीं करेंगे कि मतलब हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि देखो एक सीधी सी बात है कि एक तो कॉलेज वालों ने भी स्टडी ऑनलाइन करवाई है, और जो कोचिंग में भी आप जा रहे हो उसमें भी ज़्यादातर ऑनलाइन स्टडी हुई है, और ऑनलाइन में ग्राफ करना थोड़ा ही मुश्किल, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल काम है। और मैंने तो चलो मेरे पास सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है और मेरे पास सारे टूल्स वगैरह अच्छे खास है, इतना नॉलेज है, इसीलिए मैं करवा सकता हूँ। और मुझे पता है तब तक कॉलेज में इतने लेवल पे तो आपको नहीं करवाया होगा, इतने मतलब क्लासिफिकेशन के साथ इतने प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कॉलेज में पता नहीं कैसे करवाया होगा, वो आपको ही पता है कि कैसे किस तरीके से ग्राफ बना के आपको बताया होगा, ठीक है। कैसे करवाया वो आप खुद बता दो मुझे।
कि आपको बहुत हार्ड ग्राफ नहीं पूछेंगे, इतना भी अनफेयर आपसे नहीं करेंगे, और अगर पूछते हैं तो फिर समझो कि वो लोग गलत कर रहे हैं फिर। क्योंकि देखो सभी जगह पर ऑनलाइन स्टडी हुई है, तो ग्राफ ऑनलाइन में शायद कोई कॉलेजों ने तो करवाया भी नहीं है। ठीक है, मैंने देखा है कुछ कॉलेजों में तो स्टूडेंट ने मुझे बताया, बोलते सर ग्राफ उन लोगों ने करवाया ही नहीं। ठीक है, मतलब ओरली बता दिया है, जो बुक्स के एग्जाम्पल है उनको मतलब स्क्रीन शेयर करके बता दिया है कि ये मतलब होता है इस तरीके से काम करना। इस तरीके से बना के तो लगभग बहुत कम कॉलेजों ने बताया। ठीक है, तो इसीलिए मतलब हो सके तो लिबरल ही पूछेंगे इस साल, क्योंकि अगर सिंपल भी पूछा ना तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो वो नहीं आने वाला उसको। ठीक है, तो बस उनका एग्ज़ाम लेने का पर्पज़ है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आपको वही करना है बस अभी तो। ओके, चलो।